Hello everyone, welcome to Let's Summary World. This is Jyoti Chaudhary and today we are going to complete our class 7 NCERT book Honeycomb. सारे चैप्टर्स की प्रोज की समरी हम ऑलरेडी कर चुके हैं एंड टुडे वी आर गोइंग टू डू द समरीज ऑफ ऑल द पोएम्स. अलोंग विद द समरीज हम सारी पोएम्स का टेक्स्ट भी पढ़ेंगे जो इम्पोर्टेंट है बिकॉज कई बार आपके पेपर में डायरेक्टली टेक्स्ट दे दिया जाता है और आपको 3-4 क्वेश्चंस के आंसर उस टेक्स्ट में से करने होते हैं और मोस्टली ऐसा देखा गया है कि जो जनरल पोएम्स होती है आपके एनसीईआरटी की वही उठाकर यूं के यूं आपको दे दी जाती है. तो ये आपके लिए काफी सिंपल हो जाएगा अगर आपने एक सिंपल रीडिंग पोएम की ले रखी है तो इजीली आप उन क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हैं. प्लस इट विल सेव योर टाइम इन योर एग्जाम एज वेल. सो लेट्स स्टार्ट इट क्विकली नाउ. सबसे पहली हमारी पोएम है द स्क्वेरल रिटन बाय मिलरेड बावर्स आर्मस्ट्रॉन्ग. राइटर पोएट का नाम आपको जरूर से याद रखना है. अगेन एंड अगेन आई टेल यू दिस थिंग इन एवरी वीडियो. सो लेट्स सी द समरी नाउ. पहले हम समरी पढ़ेंगे, इससे आपको स्टोरी पता चल जाएगी पोएम में क्या बताई गई है. फिर जब हम पोएम रीड करेंगे आपको एक रीडिंग में बहुत इजीली समझ आ जाएगी पोएम. So this poem describes a lively squirrel observed by the poet. एक squirrel के बारे में पोएम है because the name is also the squirrel. कि कैसे पोएट जो है एक नोटी सी स्क्वेरल को ऑब्जर्व करते हैं. द स्क्वेरल सिट अपराइट ऑन अ ट्री ब्रांच, कि वो एक ट्री की ब्रांच पर बैठी हुई है वेयरिंग अ ग्रे ओवरकोट. और जो स्क्वेरल आपने अगर कभी नोटिस की हो, इस पिक्चर में भी आप देख सकते हैं कि ग्रे कलर के से लाइनिंग्स होती है स्क्वेरल के ऊपर, उसके जो फर होते हैं, तो उसी को ग्रे ओवरकोट कहा गया है. विद द बुशी टेल कर्व्ड लाइक ए क्वेश्चन मार्क, और जो क्वेश्चन मार्क की शेप आप देख सकते हैं स्क्वेरल की टेल में, दिस इज व्हाट द पोएट इज टॉकिंग अबाउट. इट ईट्स नट्स क्वाइटली बट बिकम्स नॉटी एंड टीजिंग व्हेन पीपल अप्रोच. कि वो आराम से बैठकर अपने नट्स खाती है, अपना खाना खाती है, लेकिन जब लोग उसके पास जाने की कोशिश करते हैं तो उन्हें टीज करना शुरू करते हैं उनसे ऑपोजिट डायरेक्शन में भागकर. और उसे मजा आता है जब लोग उसे पीछे पीछे चेज करते हैं, उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं. द पोएम सेलिब्रेट द स्क्वेरल्स इनोसेंट मिस्चीफ. और इस पोएम में हमें यही देखने को मिलता है कि जो स्क्वेरल है वो कितनी इनोसेंट होती है लेकिन थोड़ी सी शरारती होती है और बहुत ज्यादा एनर्जेटिक होती है एंड प्लेफुल नेचर इन अ सिंपल चाइल्ड फ्रेंडली वे. अब डीपर मीनिंग क्या है पोएम का वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. द पोएम एनकरेजेस एप्रिसिएशन ऑफ नेचर स्मॉल वंडर, कि हमें जो नेचर में स्मॉल वंडर्स है, छोटे छोटे जो अजूबे हैं, उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, उनकी तारीफ करनी चाहिए, उनको ऑब्जर्व करना चाहिए. एंड द जॉय फाउंड इन ऑब्जर्विंग एनिमल्स नेचुरल केयर फ्री बिहेवियर. और जो नेचुरली जो एनिमल्स रहते हैं केयर फ्री जब वो रहते हैं तो उन्हें ऑब्जर्व कर कर आपको काफी अच्छा फील होता है. रिमाइंडिंग अस टू रिस्पेक्ट वाइल्ड लाइफ, हमें वाइल्ड लाइफ को रिस्पेक्ट करना चाहिए एंड फाइंड डिलाइट इन सिंपल एवरीडे ऑब्जर्वेशन रेदर देन कंट्रोल और कैप्चर. और हमें किसी भी छोटे या बड़े जानवर को कभी भी कैप्चर कर कर नहीं रखना चाहिए, उन्हें फ्रीली रहने देना चाहिए. Now, the text, very small poem it is. He wore a question mark for tail, an overcoat of grey. He sat up straight to eat a nut. He liked to tease and play. And if we run around his tree, he went the other way. तो हमने यही सारी चीजें समरी में पढ़ ली थी. नाउ आई थिंक आपको इजीली ये पोएम समझ में आ गई होगी पढ़ते ही कि क्या इसमें बात की गई है. मूविंग टू द नेक्स्ट पोएम द रिबेल. डीजे एंड राइट ने इसे लिखा है. रिबेल का मतलब क्या होता है? वो पर्सन जो हर चीज को अपोज करता है, वो सबसे अलग होता है, जो भीड़ से हटके होता है जो इंसान. Now let's see the summary. The poem humorously sketches the character of a rebel, someone who deliberately does the opposite of what everyone else does to stand out, to be different. Like मैंने आपको बताया, जो कि हर चीज से सब लोगों से बिल्कुल उल्टा ही जो इंसान करता है उसे हम रिबेल बोलते हैं, रिबेलियन करता है. If others have short hair, the rebel grows long hair. जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि अगर दूसरे लोगों के शॉर्ट हेयर है तो वो अपने हेयर्स को लॉन्ग करेगा. If they talk in class, the rebel stays silent. The poet shows this behavior in everyday situation like dressing, speaking और agreeing, disagreeing. अब हर सिचुएशन में पोएट ने दिखाया है कि रिबेल कैसा होता है. छोटे छोटे सिचुएशंस में उन्होंने दिखाने की कोशिश की है. इट एंड्स बाय सजेस्टिंग दैट वाइल रिबेलियन कैन बी फन इन यूथ. और ये भी बताया गया है कि जब आप यंग होते हैं, जब आप अपनी टीन एज में होते हैं, उस टाइम पर जो आप रिबेल करते हैं तो हो सकता है कि आपको मजा आए, वो फन हो सकता है. अ ट्रू रिबेल माइट इवन रिबेल अगेंस्ट बीइंग अ रिबेल. अगर कोई ट्रू रिबेल है तो वो इस चीज के भी अगेंस्ट चला जाएगा कि अगर उसको कोई कह दे कि तुम रिबेल हो तो वो कहेगा कि नहीं मैं रिबेल नहीं हूं, मतलब वो रिबेल होने के भी अगेंस्ट जा सकता है. द टोन इज लाइट हार्टेड पोकिंग फन एट टीनेज नॉन कंफर्मिटी. तो मैंने आपको बताया टीनेज किस में बात की गई है.
अब इसका मीनिंग क्या है? द पोएम जेंटली एक्सप्लोर्स इंडिविजुअलिटी वर्सेस कन्फर्मिटी, कि कई बार आप इंडिविजुअल मतलब अलग से हटके होना चाहते हैं और कई बार आपको कई चीजें माननी भी पड़ती है, जो रूल्स हैं सोसाइटी के उनके अकॉर्डिंग आपको चलना भी पड़ता है। इट शोज दैट बीइंग अ रिबेल कैन स्टेम फ्रॉम अ डिजायर टू असर्ट वंस आइडेंटिटी एंड थिंक इंडिपेंडेंटली। ये दिखाया गया है कि अगर आप रिबेल है तो हो सकता है कि आप अपनी अलग सोच रखते हैं, आप उस भेड़ चाल में नहीं चलते हैं जो दूसरे कर रहे हैं वही आपको करना है, विच इज वैल्यूएबल फॉर क्रिएटिविटी एंड न्यू आइडियाज। और ये अच्छी बात है क्योंकि आप अपनी खुद की क्रिएटिविटी कर रहे हैं, खुद के अपने आइडियाज हैं आपके। हाउएवर एक्सेसिव रिबेलियन फॉर इट्स ओन सेक कैन बी पॉइंटलेस, लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा ही रिबेल करते हैं तो वो कई बार पॉइंटलेस भी हो सकता है और आप अकेले पढ़ सकते हैं, आइसोलेटिंग। द डीपर मैसेज इज बैलेंस्ड। इट्स गुड टू हैव रिबेल इन सोसाइटी। अच्छा होता है अगर आपकी सोसाइटी में कोई रिबेल करता है किसी चीज को लेकर, क्योंकि इसी से जो है नई चीजें होती हैं, फ्रेश पर्सपेक्टिव्स आते हैं, नए नए चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। बट ब्लाइंडली अपोजिंग एवरीथिंग इजंट वाइज, लेकिन बिना सोचे समझे आप हर चीज को अगर अपोज कर रहे हैं तो वो कोई समझदारी की बात नहीं होती है। ट्रू फ्रीडम इंक्लूड्स नोइंग व्हेन टू कंफर्म और स्टैंड अलोन थॉटफुली। अगर आप वाकई में बुद्धिमान है, अगर आप में विजडम है, आप में नॉलेज है, तो आप बहुत ही सोच समझकर ये अपना डिसीजन लेंगे कि किस चीज पर आपको रिबेल करना है, किस चीज के आपको अगेंस्ट जाना है, प्लस किस चीज के आपको फेवर में रहना है। नाउ लेट्स रीड द पोएम क्विकली। When everybody has short hair, the rebel lets his hair grow long. When everybody has long hair, the rebel cuts his hair short. When everybody is dressing up, the rebel dresses plainly. When everybody is dressing plainly, the rebel dresses up. When everybody says yes please, the rebel says no thank you. When everybody says no thank you, the rebel says yes please. When everybody talks during the lesson, the rebel doesn't talk. When nobody talks during the lesson, the rebel creates a disturbance. When everybody hates a poem, the rebel likes it. When everybody likes a poem, the rebel dislikes it. When everybody looks at the clock, the rebel looks at something else. When everybody looks at something else, the rebel looks at the clock. When everybody says forward, the rebel says backward. And when everybody says backward, the rebel says forward. It is very good that we have rebels. You may not find it very good to be one. तो आपने देखा बहुत ही सिंपल सी पोएम है, जब आपने इसकी समरी पढ़ ली है तो टेक्स्ट पढ़ना बहुत ही ज्यादा इजी हो जाता है। नाउ नेक्स्ट पोएम द शेड। फ्रैंक फ्लिन ने इसे लिखा है, ये हमारे पोइट है यहाँ पर। द पोएम इज नरेटेड बाय अ चाइल्ड हु इज क्यूरियस एंड अ बिट स्केयर्ड ऑफ एन ओल्ड मिस्टीरियस शेड इन द गार्डन। कि एक मिस्टीरियस सा शेड है उनके गार्डन में, उससे जो बच्चा है वो डरा हुआ है, बच्चा ही पोएम को नरेट कर रहा है। द डोर इज ऑलवेज लॉक्ड, यू कैन सी इट इन द पिक्चर हियर। ऐसा सा कुछ सिनेरियो है। द डोर इज ऑलवेज लॉक्ड, जो दरवाजा है वो हमेशा लॉक्ड रहता है। द रूफ हैज होल्स लेटिंग इन रेन, जो रूफ है उसमें होल हो रखे हैं जिसकी वजह से बारिश का पानी अंदर जाता है उस घर के, उस शेड के। एंड देयर इज अ स्पाइडर वेब एंड डस्टी विंडो, और अंदर जो है उसके जाले लगे हुए हैं, स्पाइडर के वेब हैं, और विंडो जो है काफी ज्यादा डस्टी है, बहुत ही धूल भरी है। द चाइल्ड इमेजिन हेयरिंग फुटस्टेप्स और अ गोस्ट इनसाइड, और जो बच्चा है वो इमेजिन करता है कि इसके अंदर जरूर से कोई भूत रहता होगा। हिज ओल्डर ब्रदर ऑल्सो टीजेज दैट द घोस्ट विल चॉप ऑफ योर हेड इफ द चाइल्ड गोज इनसाइड, और जो उसका बड़ा भाई है वो भी उसे डराता है कि जो घोस्ट इसके अंदर रहता है वो तुम्हारा जो है हेड काट देगा अगर तुम अंदर गए तो। द चाइल्ड प्लान्स टू स्नीक इन वन डे टू अनकवर द सीक्रेट्स, लेकिन फिर भी जो बच्चा है वो सोचता है कि एक दिन तो वो जरूर इसके अंदर जाएगा और जो भी सीक्रेट है उसको वो पता करेगा। द पोएम कैप्चर्स चाइल्डहुड वंडर, फियर ऑफ द अननोन एंड द थ्रिल ऑफ द मिस्ट्री। तो इस पोएम में हमें यही देखने को मिलता है कि बचपन में जो है कितने वंडर्स होते हैं हमारे लिए, जो बच्चे होते हैं वो कितना कुछ सोचते हैं और जिन चीजों का उन्हें नहीं पता उन चीजों से वो डरते भी हैं। एंड द थ्रिल ऑफ मिस्ट्री, और मिस्टीरियस ये जो पोएम है हमें देखने को मिलती है। अब इसका ट्रू मीनिंग क्या है? द शेड सिंबलाइजेस द अननोन एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। जो शेड है वो अननोन एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ है, लाइफ की बात की गई है, क्योंकि हमारी लाइफ में भी कई ऐसी चीजें होती हैं जिनका हमें पता नहीं होता है, लेकिन हम उनसे फिर भी डर रहे होते हैं। हमने उन चीजों का सामना नहीं किया होता, उन सिचुएशंस का, बट स्टिल we feel a kind of fear or childhood fears. The rusty hinges, webs and ghosts represent obstacles and imagined dangers that hold us back. और जो ये रस्टी वेब hinges की बात की गई है, मकड़ी के जाल इसमें दिखाए गए हैं, फिर गोस्ट की बात की गई है, वो ऑब्स्टेकल्स हैं जो हम कोई भी डिसीजन लेने से पहले हम सोचते हैं कि अगर मैं ये काम करूंगा तो फिर मेरी जो है रास्ते में ये चीजें आएंगी, तो हम थोड़ा सा पीछे हटने लगते हैं उस चीज के बारे में सोच कर कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कोई एग्जाम ही क्रैक करना है तो आप सोचते हैं कि नहीं इसमें तो मुझे ये सब्जेक्ट भी पढ़ना है, ये भी
पढ़ना है, इतना कम टाइम है, तो ये सारे ऑब्स्टेकल्स ही हैं और आप सोचने लगते हैं कि नहीं मुझसे नहीं हो पाएगा। तो यही चीज़ यहाँ पर दिखाई गई है इन सारी चीज़ों के थ्रू कि आपकी लाइफ में जो डेंजर्स आते हैं, आपकी लाइफ में जो ऑब्स्टेकल्स होते हैं वो इन चीज़ों से दिखाए गए हैं। द डीपर मैसेज इज अबाउट ओवरकमिंग फियर थ्रू क्यूरियोसिटी एंड करेज। और जो हमारा फियर होता है उसे हमें ओवरकम करना चाहिए थ्रू क्यूरियोसिटी। हमें क्यूरियस होना चाहिए कि अगर हम करेंगे तो क्या होगा, और हमें करेज भी दिखाना चाहिए इस चीज के लिए कि नहीं हम एक दिन कर सकते हैं। द चाइल्ड्स रिजॉल्व टू एंटर वन डे सून, और जो लास्ट में बच्चा बोलता है कि एक दिन तो मैं जरूर इसके अंदर जाऊंगा, शोज दैट फेसिंग द अननोन बिल्ड्स ब्रेवरी एंड सेल्फ डिस्कवरी। तो इससे पता चलता है कि जो अननोन फियर है, अगर आप सोचते हैं कि एक दिन तो मैं इसको ओवरकम करूंगा, इससे पता चलता है कि आप कितने ब्रेव हैं और आप डिस्कवर भी करते हैं क्या क्या वो प्रॉब्लम्स थी। टर्निंग मिस्ट्री इनटू अंडरस्टैंडिंग, और जो मिस्ट्री है वो आपकी अंडरस्टैंडिंग में चेंज हो जाती है। Now the text quickly. There is a shed at the bottom of our garden with the spider's web hanging across the door. The hinges are rusty and creak in the window. When I am in bed, I lie and listen. I'll open that door one day. There is a dusty old window around at the side with three cracked panes of glass. I often think there is someone staring at me each time that I pass. I'll peep through that window one day. तो हमने देखा था कि बच्चे को लगता है कि इसके अंदर कोई घोस्ट है या कोई उसे देख रहा है। My brother says there is a ghost in the shed who hides under the rotten floorboards. And if I ever dare to set foot inside, he'll jump off and chop off my head. But I'll take a peek one day. तो लाइक मैंने आपको बताया था कि उसका भाई बोलता अगर तुम अंदर जाओगे, then you will find a ghost inside. I know that there isn't really a ghost. My brother tells lies to keep the shed for his den. There isn't anyone staring or making strange noises, and the spider has been gone from his web since I don't know when. I'll go inside that shed one day soon, but not just yet. Now, the next poem, शिवी, written by Michael Rosen. शिवी का मतलब होता है नैक करना, बार बार टोकते रहना. Now, the summary, this humorous poem list एंडलेस इंस्ट्रक्शन एडल्ट गिव टू चिल्ड्रन. ये एडल्ट और चिल्ड्रन के रिलेशन के बारे में है कि जो बड़े होते हैं, एडल्ट्स होते हैं, वो बच्चों को कैसे हर चीज के लिए रोकते टोकते रहते हैं. यही चीज इसमें दिखाई गई है. शिविंग और नैगिंग देम कॉन्स्टेंटली. स्टैंड अप राइट, डोंट पिक योर नोज, स्पीक अप, डोंट शाउट एक्सेट्रा. ऐसी चीजें हम बोलते रहते हैं बच्चों को. इट हाईलाइट्स हाउ ग्रोन अप्स बॉस किड्स अराउंड विद डूज एंड डोंट्स. ये दिखाता है कि कैसे जो लोग बड़े हो चुके हैं वो बच्चों को कैसे उनके बॉस बन जाते हैं और हर चीज उन्हें बताते हैं कि तुम्हें ये करना है, ये नहीं करना है. ऑफन कॉन्ट्राडिक्टिंग देमसेल्फ, और वो खुद क्या पता वो काम कर रहे होते हैं जिसके लिए वो बच्चों को मना कर रहे हैं. द पोएम एंड्स बाय टर्निंग द टेबल्स, सजेस्टिंग चिल्ड्रन कुड चिवी एडल्ट्स टू. इसमें ये दिखाया गया है एंड में कि जो बच्चे हैं वो भी एडल्ट्स को नैक कर सकते हैं, वो भी उन्हें टोक सकते हैं. इट प्लेफुली क्रिटिसाइजेज ओवर कंट्रोलिंग एडल्ट बिहेवियर टुवर्ड चिल्ड्रन. इसमें क्रिटिसाइज किया गया है कि जो कुछ अडल्ट्स होते हैं जो ओवरली कंट्रोल करते हैं बच्चों को, ऐसा नहीं करना चाहिए. मीनिंग बीनीथ द ह्यूमर लाइज द लॉस ऑफ चाइल्डहुड फ्रीडम, कि अगर आप ऐसा करते हैं जो चाइल्डहुड फ्रीडम होती है वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाती है. कॉन्स्टेंट नेगिंग कैन स्टिफल इंडिपेंडेंस एंड क्रिएटिविटी इन चिल्ड्रन, कि अगर आप बार बार उन्हें टोकते हैं तो उनकी इंडिपेंडेंस और उनकी जो क्रिएटिविटी है वो कहीं ना कहीं दबकर रह जाती है. अडल्ट्स शुड रिफ्लेक्ट ऑन हाउ देयर वर्ड्स अफेक्ट किड्स, और उन्हें सोचना चाहिए अडल्ट्स को कि जो वो बोल रहे हैं ये वर्ड्स बच्चों को कैसे अफेक्ट कर सकते हैं. एंड परहैप्स अलाउ मोर ऑटोनॉमी, और उन्हें काफी और भी ज्यादा चांस हमें देना चाहिए. नाउ the text, grown ups say things like speak up, don't talk with your mouth full, don't stare, don't point, don't pick your nose, sit up, say please, less noise, shut the door behind you, don't drag your feet, haven't you got a hanky, take your hands out of your pocket, pull your socks up, stand up straight, say thank you, don't interrupt, no one thinks you are funny, take your elbows off the table, can't you make your own mind up about anything. So हमने देखा कि कैसे हर चीज के बारे में nagging हो रही है यहाँ पर. Now the next poem, trees, शार्ले बावर ने इसे लिखा है. द पोएम पर्सोनिफाइज ट्रीज एज जनरस फ्रेंड्स दैट प्रोवाइड शेड. अब ट्रीज के बारे में सिंपल सी पोएम में बताया गया है कि ट्रीज हमें कैसे हेल्प करते हैं. वुड फॉर होम्स एंड फर्नीचर, फ्रूट्स, नट्स, पेपर. हमें वुड की जरूरत पड़ती है फर्नीचर के लिए, फ्रूट्स के लिए, नट्स, पेपर, एंड इवन प्लेस फॉर बर्ड्स टू नेस्ट, कि जो चिड़ियां हैं, जो बर्ड्स हैं, वो अपना घोंसला भी ट्रीज में बनाती हैं. इट लिस्ट द मेनी एवरीडे बेनिफिट्स ट्रीज ऑफर टू ह्यूमंस एंड नेचर. इसमें लिस्ट दी गई है कि कैसे जो बेनिफिट्स हमें ट्रीज से मिलते हैं. encouraging appreciation for their quite selfless contribution, और कैसे वो selflessly contribute करते हैं क्योंकि हम ट्रीज को क्या देते हैं, कुछ भी नहीं. The tone is grateful and celebratory of nature's gift. इसमें सिर्फ नेचर को अप्रिशिएट किया गया है.
Meaning, trees symbolize selfless giving and harmony with nature. The deeper message is environmental awareness and gratitude. सिर्फ environmental awareness के बारे में ये poem है. Humans depend on trees for survival and beauty, so we must nurture and protect them rather than exploit them. तो हमें उन्हें protect करना चाहिए बजाय कि उन्हें काटने या खराब करने के. Now look at the text quickly. Trees are for birds, trees are for children, trees are to make tree houses, and trees are to make no tea in. Trees are for kites to get caught in. Trees are to make cool shade in summer. Trees are to make no shade in winter. Trees are for apples to grow on and pears. Trees are to chop down and call timber. Trees make mothers say, "What a lovely picture to paint." Trees make fathers say, "What a lot of leaves to break this fall." नाउ द नेक्स्ट पोएम मिस्ट्री ऑफ टॉकिंग फैन. ये भी बहुत छोटी सी सिंपल सी पोएम है रिटन बाय मॉड रूबिन. समरी देखते हैं. द पोएम ह्यूमरसली डिस्क्राइब्स अ नॉइजी सिलिंग फैन दैट टॉक्स और मेक्स अ व्हीलिंग क्लिकिंग साउंड एट नाइट कीपिंग द पोएट अवेक. अब एक फैन में कई बार आवाज आने लगती है तो वही चीज यहाँ पर हो रही है कि फैन में से आवाज आती है और जो हमारा पोएट है वो सोचते हैं कि इसमें से आवाज क्यों आ रही है, क्या ये फैन कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं. मतलब कि जो फालतू की इमेजिनेशन कई बार आने लगती है नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, वही इसमें दिखाया गया है. द पोएट वंडर्स व्हाई द फैन चैटर्स ओनली व्हेन इट्स ऑन एंड क्वाइट ड्यूरिंग द डे. कि जब उसे ऑन करता है रात को जब वो सोता है तभी इसमें आवाज क्यों आती है फैन में, दिन में तो वो चुप रहता है. इट्स अ लाइट हार्टेड मिस्ट्री सॉल्व बाय रियलाइजिंग द नॉइज कम्स फ्रॉम लूज पार्ट्स और विंड. अब लास्ट में पता चलता है कि कोई लूज पार्ट था या फिर विंड की वजह से आवाज आ रही थी. बट द फैन सीम्स टू हैव अ पर्सनैलिटी. लेकिन उसे लगता है पोइट को कि जो फैन है उसकी भी एक पर्सनैलिटी है. Now, what is the deeper meaning behind it? The talking fan represents everyday annoyance turned into imagination. कि रोज हम किसी चीज से अगर डिस्टर्ब हो रहे हैं तो हम एक इमेजिनेशन क्रिएट करने लगते हैं कई बार. डीपर इट सेलिब्रेट चाइल्ड लाइक वंडर इन ऑर्डनरी ऑब्जेक्ट. ये ऑर्डनरी सा ही ऑब्जेक्ट था जो फैन था. फाइंडिंग मिस्ट्री एंड पर्सनालिटी इन मंडेन थिंग्स लाइक अ फैन. जैसे कि पोइट ने भी फैन की ही एक अपनी पर्सनालिटी इमेजिन कर ली थी. एनकरेजिंग क्रिएटिविटी एंड क्यूरियोसिटी अबाउट द वर्ल्ड अराउंड अस. Now, the text. Once there was a talking fan, electrical, his chatter. I couldn't quite hear what he said, and I hope it doesn't matter because one day somebody oiled his little whirling motor and all the mystery was spoiled. He ran as still as water. Now, next poem, Dad and the Cat and the Tree, written by Kit Wright. बहुत ही फनी सी पोएम है, आपको मजा आएगा पढ़कर भी. लेट्स सी द समरी क्विकली. वन मॉर्निंग अ कैट गॉट स्टक हाई अप इन अ ट्री इन द फैमिलीज गार्डन. एक दिन क्या होता है कि एक कैट जो है वो स्टक हो जाती है एक ट्री के ऊपर. बैठी थी वो और वो वहां पर डर रही है, वो नीचे नहीं आ सकती है, उसे लगता है कि वो फंस चुकी है. द पोइट्स डैड सेड कॉन्फिडेंटली. और जो पोइट हमके डैड कॉन्फिडेंटली कहते हैं, लीव इट टू मी, ये मुझ पर छोड़ दो. आई विल गेट इट डाउन इजीली, मैं इसको नीचे उतार दूंगा. ही थॉट ही वॉज अ ग्रेट क्लाइंबर एंड इट वॉज चाइल्ड्स प्ले फॉर हिम. और उन्हें लगता है कि वो बहुत ही अच्छे क्लाइंबर, आराम से वो चढ़ जाएंगे और ये तो बिल्कुल बच्चों जैसा खेल है उनके लिए, उनके फादर के लिए. जो फादर होते हैं वो कई बार ऐसा करते भी हैं कि वो हर चीज के लिए ओवर कॉन्फिडेंट रहते हैं. तो सेम थिंग हमें यहाँ पर देखने को मिलती है. मम वॉन्ट हिम, उनकी मदर वॉर्न भी करती है, डोंट फॉल, बट डैड लाफ्ड एंड सेड ही वॉन्ट फॉल. लेकिन जो उनके फादर है वो हंसते और कहते हैं कि नहीं नहीं वो नहीं गिरेंगे. अब वो तीन प्लान्स बनाते हैं. पहला प्लान होता है डैड ब्रॉट अ लैडर फ्रॉम द शेड. वो एक सीढ़ी लेकर आते हैं, लैडर लेकर आते हैं, लेकिन वो फिसल जाती है. ही फेल स्ट्रेट इनटू द फ्लावर बेड. और नीचे फ्लावर्स लगे हुए थे वो उन पर गिर जाते हैं. ही ब्रश्ड ऑफ द डर्ट एंड सेड नेवर माइंड. फिर वो अपने आप को साफ करते हैं और कहते हैं कि कोई बात नहीं. प्लान बी अभी बनाते हैं. डैड टाइड अ रोप टू अ ब्रांच एंड swung लाइक टार्जन टू रीच द कैट. अब वो एक रस्सी बांधते हैं और टार्जन की तरह उस पर लटकते हैं, लेकिन फिर से वो गिर जाते हैं और जोर से आवाज आती है आउच की. अब प्लान सी वो बनाते हैं. दिस टाइम डैड क्लाइंब द गार्डन वॉल. अब वो वॉल पर दीवार पर चढ़ते हैं. जम्प इनटू द ट्री, और ट्री पर जंप करते हैं. ही लैंडेड सेफली इन द ट्री. अब वो ट्री पर आराम से लैंड कर जाते हैं. बट हिज जंप शुक द ब्रांच सो मच दैट द कैट गॉट स्केयर्ड. लेकिन उससे वो जो ब्रांच होती है, जो टहनी होती है पेड़ की, वो इतनी जोर से हिलती है कि जो कैट है वो डर जाती है, वो चिल्लाती है और नीचे जंप कर जाती है और वो सेफली ग्राउंड पर जो है लैंड कर जाती है. इन द एंड द कैट वॉज सेव्ड बट डैड फेल डाउन फ्रॉम द ट्री टू. लेकिन जो डैड है वो फिर से गिर जाते हैं, लेकिन जो कैट है वो अपने आप को खुद ही बचा लेती है. मम एंड द चाइल्ड लाफ्ड एंड सेड. और जो वो मदर है और जो बच्चा है वो हंसते हैं. थ्री चीयर्स फॉर डैड. द पोएम इज फनी बिकॉज डैड ट्राइड हार्ड टू शो ऑफ. वो शो ऑफ कर रहे थे बट केप्ट फॉलिंग एंड द कैट सेव्ड इटसेल्फ इन द एंड. और जो बिल्ली है, जो कैट है, लास्ट में वो अपने आप को खुद ही बचाती है. ये पोएम काफी लंबी है, इसलिए इसकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कोटेशन है वो मैंने आपके लिए यहाँ पर डाली है. राइट, जस्ट लीव इट टू मी, फॉल, स्कॉफ डैड, आई climber like a climber like me, child's play this is, you wait and see.
For goodness sake, don't fall. It slipped. He landed in the flower bed. Never mind, said Dad, brushing the dirt off his hair and his face and his neck and his nose. Rubbish, we said. Just look at our garden. Then the cat gave a yell and sprang to the ground, pleased to be safe and sound. 3 cheers for Dad, we all cried. नेक्स्ट पोएम, टोटल हमारी 9 पोएम्स है तो काफी जल्दी अब ये फिनिश हो जाएगी. नेक्स्ट पोएम इज मिडो सरप्राइजेस, लुइस ब्रेंट फिलिप. अब इसमें देखिए समरी क्या है. मिडोज क्या होते हैं? मिडो होते हैं जो प्लेन एरिया होता है पहाड़ों के बीच में, ग्रीन कलर का, काफी सुंदर सा, वो होते हैं मिडोज. अब इसमें नेचर की बात की गई है कि कैसे आपको नेचर को ऑब्जर्व करना चाहिए, छोटी छोटी चीजें कैसे आपको वंडरफुल फील करवा सकती है, आपको बहुत ही अच्छा फील हो सकता है अगर आपकी ऑब्जर्वेशन अच्छी है, बिल्कुल नेचुरल छोटी चीजों के लिए. द पोएम इनवाइट्स रीडर टू वॉक सॉफ्टली थ्रू अ मिडो एंड डिस्कवर इट्स हिडन सरप्राइजेस. कि आप एक मिडो में जाएं और वहां पर आप जो हिडन सरप्राइजेस है उनको ऑब्जर्व करें. वेलवेट लाइक ग्रास, जो घास है वो बिल्कुल सॉफ्ट होती है. बटरफ्लाइज ऑन द फ्लावर, और काफी आपको बटरफ्लाइज देखने को मिलेंगी फ्लावर्स पर. अ रैबिट सिटिंग स्टिल. डेंडलियन सीड्स, डेंडलियन फ्लावर होते हैं येलो कलर के, उनके सीड्स आपको देखने को मिलेंगे, फ्लावर्स देखने को मिलेंगे. रेबिट मिलेगा, बरोज मिलेंगे. बरो होते हैं जो बिल हम बोल सकते हैं, जो रैबिट या फिर चूहे बना लेते हैं. एंड माउंट्स आपको मिलेंगे. बर्ड नेस्ट एंड अ बैबलिंग ब्रूक. ब्रूक मतलब छोटी सी नदी. इट एनकरेजेस क्वाइट ऑब्जर्वेशन टू अप्रिशिएट नेचर स्मॉल वंडर्स एंड ब्यूटी. सिर्फ नेचर की ही इसमें बात है, लाइक आई टोल्ड यू. मीनिंग द सरप्राइजेस सिंबलाइजेस नेचर्स हिडन ब्यूटी एंड इंटरकनेक्टेडनेस. मेनी वंडर्स आर ओवरलुक्ड इन हेस्ट. कई बार हम जल्दी जल्दी में ऐसी छोटी छोटी चीजें ऑब्जर्व ही नहीं करते हैं जो कि हमें काफी खुशी दे सकती है. इट अर्जेस माइंडफुलनेस पेशेंस. ये हमें सिखाती है पोएम कि हमें बिल्कुल थॉटफुल होकर माइंडफुलनेस के साथ, पेशेंस के साथ और जेंटल एक्सप्लोरेशन करनी चाहिए. बाय स्लोइंग डाउन एंड ऑब्जर्विंग क्वाइटली, हमें धीरे से चीजें ऑब्जर्व करनी चाहिए. वी कनेक्ट डीपली विद द एनवायरनमेंट एंड फाइंड जॉय इन सिंप्लिसिटी. तो आपको सिंप्लिसिटी में भी काफी जॉय फील होगा. लेट्स take a look at the text now. Meadows have surprises. You can find them in if you look. Walk softly through the velvet grass and listen by the brook. You may see a butterfly rest upon a buttercup and unfold its drinking straws to sip the nectar up. You may scare a rabbit who is sitting very still, though at first you may not see him. When he hops, you will. Hops means जब वो jump करेगा तब आपको वो rabbit दिखेगा. A dandelion whose fussy head was golden days ago has turned to airy parachutes to help the wind to blow. Explore the meadow houses, the burrows in the ground, a nest beneath tall grasses, the ant's amazing mound. Oh, meadows have surprises and many things to tell. You may discover these yourself if you look and listen well. Now, the last poem, ये भी बिल्कुल छोटी सी सिंपल सी पोएम है. The poem describes the poet's initial fear of a harmless garden snake that visits daily. तो एक स्नेक की इसमें बात की गई है कि गार्डन स्नेक है, ये कोई ज्यादा डरावना भी नहीं है या खतरनाक नहीं है, जहरीला नहीं है, लेकिन फिर भी जो पोएट है वो उससे शुरू में डरता है. द स्नेक इज थिन, ग्रीन एंड हार्मलेस. इट डजेंट बाइट और हार्म एनीवन. जो स्नेक है वो थिन है बिल्कुल ही, और वो किसी को हार्म भी नहीं करता है, बाइट भी नहीं करता है. ओवर टाइम द पोएट लर्न्स इट्स फ्रेंडली एंड जस्ट लुकिंग फॉर फूड. और टाइम के साथ जो पोएट उन्हें पता चल जाता है कि जो ये स्नेक है वो सिर्फ अपना खाना ढूंढ रहा है, ये बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं है. द पोएम टीचेस ओवरकमिंग इरेशनल फियर्स थ्रू अंडरस्टैंडिंग एंड ऑब्जर्वेशंस. जैसे हमें पता चलता है कि कई बार जो हम फालतू में कई चीजों से डरते रहते हैं, हालांकि वो चीजें डरावनी नहीं होती है. इसमें हम लाइफ के सिचुएशंस को भी कंपेयर कर सकते हैं. कई सिचुएशंस ऐसी होती है हमें लगता है कि पता नहीं अब तो क्या होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है, वो सिंपली आप ओवरकम कर सकते हैं. अब मीनिंग, द स्नेक रिप्रेजेंट्स इरेशनल फियर और प्रेजुडिस अबाउट द अननोन. कि कई चीजें जिनके बारे में हमें पता नहीं होता है, हम ओवर थिंक करने लगते हैं और डरने लगते हैं. बाय ऑब्जर्विंग कामली इंस्टेड ऑफ रिएक्टिंग इन पैनिक. तो अगर आप ऑब्जर्व करेंगे बिल्कुल शांत दिमाग से, बिल्कुल काम माइंड से, और पैनिक नहीं करेंगे, वी डिस्कवर दैट मेनी थ्रेड्स आर हार्मलेस. कि कई जो थ्रेड्स होते हैं वो हार्मलेस होते हैं. नाउ अ क्विक look at the text here. I saw a snake and ran away. Some snakes are dangerous, they say, but mother says that kind is good and eats up insects for his food. So when he wiggles in the grass, I'll stand aside and watch him pass and tell myself there is no mistake. It's just a harmless garden snake.
सो आई होप आपको समझ आ गई होगी। समरी पढ़ने के बाद टेक्स्ट इजी हो जाता है। आई हैव टोल्ड यू मेनी अ टाइम्स। So here we come to the end. So please like, share and subscribe the channel. In the next video, you will get questions based on this book only, Honeycomb. Almost 50 questions I'm going to upload and it is going to be really helpful for you. So please subscribe the channel. Again, I'm telling you that and keep watching. Thank you very much.